सर क्यों हटाना चाह रहे हैं? इतनी बढ़िया मशीन है और चुनाव पट रिजल्ट। देखिए, बीजेपी के लिए तो वास्तव में बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी 4 सदस्यीय है, जिसमें आईआईटी के 4 प्रोफेसर हैं, वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और माइक्रो कंट्रोलर चिप के अंदर सॉफ्टवेयर के द्वारा वो डाल दिया जाता है कि किस पार्टी को कितना % वोट देना है। और दूसरी बात, ये ईवीएम बनाने वाली जो मशीन है, इस मशीन के अंदर रियल टाइम क्लॉक क्यों है? रियल टाइम क्लॉक इसलिए है ताकि वो जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, वो चिप के अंदर ही ये डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ही ये प्रोग्रामिंग कर देते हैं, ताकि डेट और टाइम फिक्स करके कि चुनाव वाले दिन इस टाइम से इस टाइम के बीच जितना भी वोट पड़े, उसका मान लो 50% वो देना चाहते हैं बीजेपी को, तो बीजेपी को दे दें। इसलिए उन्हें ना जनता की चिंता है, ना किसी चीज़ की चिंता है, इसलिए वो जनता से नहीं डरते, तानाशाह बन गए। दूसरी बात, ये जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है BEL के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्टर हैं, वो तो उनको ही उस कोडिंग का पता है, उनको कोड नंबर पता है, किसको वोट चोरी करवानी है ईवीएम से, वो करवा सकते हैं, जिसके जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी के जो मालिक बन बैठे हैं। तो फिर तो ईवीएम की चोरी को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। और तीसरी बात, आप जानते हैं कि देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि जो इलेक्शन कमीशन का गठन करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी होगी, जिसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे, देश के विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे इंडिपेंडेंट सदस्य होंगे, देश के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन मोदी जी जानते थे कि इसमें फिर गड़बड़ी करना मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने उस व्यवस्था को बदल दिया देश की संसद में एक बिल लाकर, और अब 3 सदस्यों में से जो इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली समिति है, उन 3 सदस्य कमेटी में 2 सदस्य तो केंद्र सरकार के हो गए, चूंकि नया कानून लाके उन्होंने 1 सदस्य हो गए देश के प्रधानमंत्री, 1 हो गए देश के कानून मंत्री और तीसरे हो गए विपक्ष के नेता। तो इस तरीके से 2 सदस्यों का बहुमत हो गया, प्रधानमंत्री जी और कानून मंत्री जी। जिसको चाहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाएंगे, जिसको चाहेंगे वो उनको 2 इलेक्शन कमिश्नर उनको लगा देंगे, तो 3 लोग उनके हो गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन उन जिन 4 टेक्निकल कमेटी के मेंबर्स के द्वारा प्रोग्रामिंग करवाता है, उस प्रोग्रामिंग में करवा देगा किसको जिताना है। और जब देश के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए, आपको याद होगा कि 4 मुख्य न्यायाधीशों ने जनवरी 2018 के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा था कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हम जजेस जनता की अदालत में जनता आए और लोकतंत्र को बचाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, और उनमें से एक जज बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, और रिटायर होते ही अगले दिन वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हुए उनके जो लास्ट के 6 महीने के कार्यकाल के जजमेंट देख लीजिए, चाहे वो राफेल का जजमेंट हो, चाहे जस्टिस लोया की हत्या के जांच का जजमेंट हो, चाहे मंदिर का सवाल ये है सर, मोदी जी 24 घंटे काम कर रहे हैं देश को विश्वगुरु बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी के युग में ले जाना चाहते हैं, आप लोग पीछे घसीट रहे हैं उनको, फिर से पर्ची वाले युग में ले जाना चाहते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो विकसित देश हैं, जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाई है, उनको ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? वो विश्वगुरु नहीं है ना सर, विश्वगुरु तो हम है, वो विश्वगुरु नहीं, उनको क्या पता? अगर हम विश्वगुरु हैं, अगर विश्वगुरु का मतलब ये है कि देश में बदहाली हो, देश में कंगाली हो, देश में गरीबी हो, देश में बेरोजगारी हो, दलितों का उत्पीड़न हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, तो ऐसा विश्वगुरु देश हमें नहीं चाहिए। ईवीएम हटने से सब खत्म हो जाएगा सर? देखिए, ईवीएम हटने सब खत्म होने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो वोटर है उसको ये भरोसा तो होना चाहिए कि वो जो वोट जिस प्रत्याशी को दे रहा है, उसका वोट उसको जा रहा है। वैसे भी 2013 की जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्होंने यही तो कहा है कि वोटर का भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ईवीएम है, इससे उनका भरोसा कायम नहीं होता। इसलिए उन्होंने वीवीपैट लगाने की बात की, और वीवीपैट में भी उसकी पर्ची गिनने की बात की, लेकिन पर्ची तो गिनी नहीं जा रही है। तो हम लोग जो ये मांग कर रहे हैं कि आपके अगर अकाउंट से पैसा चोरी हो सकता है, अगर आप मंगलयान भेज सकते हैं, यहाँ से चंद्रयान भेजते हैं, और चंद्रमा के ऊपर जो रोवर उतरता है उसमें खराबी आ जाती है, हम जमीन पे बैठ के उसको रिपेयर कर सकते हैं। बिना वायर के ये भी चल रहा है, माइक भी बिना वायर के, ये बिना तार के ये माइक भी चल रहा है। तो ऐसी कोई, मुझे लगता है कि ये पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि ईवीएम के द्वारा लोगों के वोट की चोरी की जा सकती है। लोग 2 तर्क और देते हैं। एक तो तर्क ये देते हैं कि ईवीएम मशीन के अंदर नेट नहीं है,
उसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, उसके अंदर नेट इसमें भी नहीं है, उसके अंदर बाहर से कोई चोरी नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रहा हूँ अगर प्रोग्रामिंग ही कर दी जाए कि इस मशीन से वोट वाले दिन तारीख और वो फिक्स कर दिया जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक जो जितना वोट पड़े 50% बीजेपी को जाए, तो उसमें फिर बाहर से हैक करने की जरूरत कहाँ है? प्रोग्रामिंग में ही वोट चोरी का सिस्टम बना दिया, इसीलिए ईवीएम के अंदर रियल टाइम क्लॉक लगाया गया है। वरना मैं पूछना चाहता हूँ ईवीएम के अंदर रियल टाइम क्लॉक की जरूरत क्या है? आप कह रहे हैं पता नहीं चलता वोट हम डालते हैं कि किसको गया, लेकिन वहाँ तो बकायदा सिंबल के आगे लाइट जलती है, मशीन भी बोलती है। दी क्विंट पे रिपोर्ट आई है, जो कन्नन गोपी कृष्णन एक IAS ऑफिसर रहे हैं, जो इलेक्शन ऑफिसर भी रहे, उन्होंने बताया कि पहले जो था उसमें मशीन जो वीवीपैट के अंदर 14 सेकंड तक लाइट जलती थी और उसका ग्लास वाइट कलर का होता था। तो एक तो उसमें पर्ची कटती हुई करके गिरती हुई दिखती थी। दूसरी बात, पहले क्या था, बैलेट यूनिट में आप जिस बटन को दबा रहे हो उस बटन का संदेश जाता था सीधा बैलेट यूनिट के अंदर, और बैलेट यूनिट से संदेश आता था वीवीपैट के अंदर। उस व्यवस्था को बदल दिया। एक तो पहली बात, वाइट ग्लास की जगह इन्होंने ब्लैक ग्लास लिया है, 14 सेकंड की जगह अब 7 सेकंड चलती है। दूसरी बात, अब बिजली बचाते हैं ना सर, लाइट कम जला के। नहीं, ऐसी बिजली बचाने की जरूरत देश को नहीं है। देश के लोगों को ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। उन्हें ये भरोसा उनका कायम करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की है कि जिसको वो वोट दे रहे हैं उनका वोट सही जगह जा रहा है। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है। एक बात मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जिस जगह से चुनाव लड़े, वहाँ उनके अपने बूथ पे उनके परिवार का भी वोट था, उनके रिश्तेदारों को भी वोट था, लेकिन जब बैलेट यूनिट जो बैलेट मशीन वहाँ की खुली, उस मशीन के अंदर, ईवीएम मशीन के अंदर उनको अपना वोट भी नहीं मिला, उनके परिवार के और उनके वोट कहाँ चले गए? तो ये इतना सीरियस एप्रीहेंशन है ईवीएम से चोरी, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आपके अकाउंट से पैसा चोरी हो सकता है, यहाँ धरती पे बैठ के चंद्रमा के ऊपर रोवर को रिपेयर किया जा सकता है बिना कोड के, बिना ब्लूटूथ के, बिना इसमें तो नेट नहीं है, और फिर भी मैं इस पर बात कर रहा हूँ और आपके उसमें पूरे देश में करोड़ों लोग सुनेंगे। तो फिर ये पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि ईवीएम से वोट की चोरी होती है। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम न्योता दे रहे हैं, आइए हैक करके दिखाइए। हम भी तो कह रहे हैं हैकिंग की जरूरत ही नहीं है। आप चाहते हैं तो हमें ईवीएम मशीन दीजिए 50। हम देखिए, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है, उसमें क्या प्रोग्रामिंग की है, अगर बाहर वाले आदमी को पता नहीं वो कैसे करेगा? चोरी तो अंदर वाले कर रहे हैं ना। इलेक्शन कमीशन मिल के और वोटिंग ईवीएम बनाने वाली मशीन की कंपनी से मिल के, और साथ में जो 4 लोग जो एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं, जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनके साथ मिलके अगर प्रोग्रामिंग करके आपकी वोट की चोरी कर रहा है तो बाहर से हैकिंग की तो जरूरत ही नहीं बची ना। सर इंपॉर्टेंट सवाल तो ये भी है कि अपोजिशन तेलंगाना, आंध्रा, हिमाचल, पंजाब कैसे जीत जाता है सर? देखिए, पहली बात तो है पूरे देश का चुनाव बीजेपी जीत जाएगी तो पूरे देश में वैसे ही फिर इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भरोसा बना रहे और फिर इनको ग्राउंड में मिल जाए कि वो कैसे जीत गए दिल्ली, वो कैसे जीत गए। आगे चलते रहे आपका प्रोग्राम है। तो सर अगर ऐसा मसला है तो कोर्ट जाइए, वहाँ सर सबूत पेश करिए, लड़ाई लड़िए, बैन करा दीजिए सर ईवीएम को। देखिए, अगर कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद सीधा राज्यसभा की सीट पाने के लिए उनके 6 महीने के लास्ट के जजमेंट देख लीजिए। जस्टिस लोया की हत्या का उन्होंने जांच को इनकार कर दिया, राफेल घोटाला, विमान घोटाला, उसकी जांच को उन्होंने इनकार कर दिया, और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर वाली जजमेंट को आप पढ़ लीजिए तो जजमेंट में कहीं जुडिशियस माइंड नजर नहीं आता, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जजमेंट आ रहे हैं, उसके अंदर आस्था ही उसको सबूत मान रहे हैं। वो ना तो एविडेंस, देखिए कोर्ट चलती है एविडेंस से और लॉ से, लेकिन इस जजमेंट के अंदर ना लॉ नजर आता है और ना इसके अंदर कोई एविडेंस नजर आता है। आस्था पे जजमेंट, अगर कोर्ट आस्था पे जजमेंट देगी तो ऐसे कोर्ट का चीफ जस्टिस होने के बाद भी अगर उसे राज्यसभा जाना है, वो अगर बिक सकता है या इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें कोर्ट पे भरोसा करने की जरूरत है। भरोसा नहीं है, न्याय चेयरमैन बन जाते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं, तो उन्हें कुर्सी रिटायरमेंट के बाद 65 की उम्र और 62 की उम्र के रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कुर्सी चाहिए। सर आयोग सरकार तो कह रही है कि बहुत डिले प्रोसेस हो जाएगा अगर फिर पुराने। डिले नहीं होगा, क्योंकि पहले भी जिस दिन आप अपना नॉमिनेशन फाइल करते हो और नॉमिनेशन विड्रॉ करने की डेट के बाद उसके बाद बैलेट पेपर छपते थे, तो अभी भी पॉसिबल है। और दूसरी बात, ऐसे कई देश हैं जिसमें कई महीनों तक चुनाव होता है, अलग अलग स्टेट वाइज चुनाव कर बाद में फाइनल चुनाव के रिजल्ट होते हैं। और जब देश की हम सरकार चुनने जा रहे हैं,
आप ये 5 साल जिसको पूरे देश की बागडोर सौंप रहे हैं, क्या उसको चुनाव के लिए 1 महीना इंतजार नहीं कर सकते? उसमें दिक्कत क्या है? और दूसरी बात, ये ईवीएम वाला चुनाव ज्यादा खर्चीला है, वो सस्ता है और उसमें ईमानदारी है। उसके अंदर एक ही 2 तरकीब लगा रहे हैं। एक तो लगा रहे हैं कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये गलत है। आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, 3 दिन के अंदर आपके सारे बैलेट पेपर छप जाएंगे। नंबर 2, आप ये कहते हैं बूथ कैप्चर हो जाते थे, अरे बूथ पे सीसीटीवी कैमरे लगा दो, कोई भी सारे प्रत्याशियों को उसका एक्सेस दे दो कि वो अपने मोबाइल पे ही देख सके कि हमारी ईवीएम सुरक्षित है। तो ये ग्राउंड नहीं है, ये बेसलेस ग्राउंड्स हैं, ये आर्गूमेंट्स रीजनेबल आर्गूमेंट्स नहीं है। अमेरिका, जापान, यूरोप को ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने इसको बैन कर दिया? इसलिए किया क्योंकि उन्होंने ईवीएम बनाई और उन्होंने बनाने वालों ने देख लिया है कि इसमें प्रोग्रामिंग करके चोरी हो सकती है। इसीलिए उन विकसित देशों को ईवीएम के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है और उन्होंने ईवीएम हटा के बैलेट पेपर ले आए। अरे हमारे देश से अच्छे तो बांग्लादेश के लोग हो गए कि वो आंदोलन करके बैलेट पेपर वापस ले आए। और हमारे देश के अंदर ये सरकार और ये इलेक्शन कमीशन ये इतना जिद्दी क्यों है कि वो ईवीएम से चुनाव कराएगा? ये समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मालिक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान के द्वारा जिम्मेदारी दी गई है फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की। ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो दादागिरी करे, कि वो अपनी मनमर्जी चलाए। उसको जनता की बात को सुनना ही पड़ेगा। ज्यादा आंदोलन करेंगे, ज्यादा भीड़ जुटाएंगे, जेल चले जाएंगे। अरे जेल से कौन डरता है देश को बचाने के लिए? अगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस बात से डरते हैं कि जान चली जाएगी, जेल में डाल देंगे अंग्रेज, तो फिर भारत आजाद नहीं होता। भारत को आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भारत के संविधान का और लोकतंत्र का बरकरार रहना जरूरी है। और उसके लिए हम जैसे लोगों को अगर अपनी जान देनी पड़े या जेल में सालों साल गुजारनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम देश को बचाने के लिए, देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए, लोगों की अस्मिता को बचाने के लिए, लोगों के स्वाभिमान को बचाने के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकते हैं। जेल बहुत छोटी चीज है। आंदोलन का भविष्य क्या है? इसको कितने बड़े पैमाने पर अभी आप और आगे ले जाएंगे? ये जन आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये जो हमने दिल्ली से शुरू किया था आज पूरे देश का आंदोलन बन गया है। पूरे देश के शहरों के अंदर भी, गाँव के अंदर भी लोग, हर आदमी कह रहा है ईवीएम में वोट चोरी है। मैं कह रहा हूँ अगर देश का हर आदमी कह रहा है ईवीएम में वोट चोरी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता कौन है? कोई जिद करे कि वो केवल बैलेट पे ईवीएम से चुनाव कराएगा, उसे बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? ये जवाब इलेक्शन कमीशन को देना होगा। राजेंद्र जी कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अभी भी एमएलए हूँ और सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट भी। बिल्कुल, राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और ईवीएम के खिलाफ। राजेंद्र पाल जी, आप लोगों ने ईवीएम को लेकर एक प्रदर्शन शुरू कर दिया है, लगता है कुछ आशा